अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ ईएम वेव एट कंडक्टिंग सरफेस। ईएम वेव फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में जो है वो हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। कंसिडर एन ईएम वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ परफेक्ट कंडक्टर। फर्ज कर लेते हैं कोई भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको हम इंसिडेंट करवाते हैं नॉर्मली किसी भी परफेक्ट कंडक्टर की सरफेस के ऊपर। फिर क्या होता है, इट इज़ टोटली रिफ्लेक्टेड एंड नॉन ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वेव कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंडक्टर। तो वो जो पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है, वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसमें से थोड़ी सी एनर्जी भी, उस इंसिडेंट वेव की थोड़ी सी एनर्जी भी जो है वो दूसरे कंडक्टर में ट्रांसमिट नहीं होती। ठीक है, ये इसका है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो उसके बाद इसको देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। यहाँ से द इंसिडेंट वेव ट्रेवल्स इन अ लूजलेस मीडियम। ठीक है, जो इंसिडेंट वेव है वो एक ऐसे मीडियम में ट्रैवल करती है जो क्या होता है, लूजलेस मीडियम से मुराद है वहाँ पे जो है जो उसकी कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, एंड बाउंड्री इज एन इंटरफेस विद अ परफेक्ट कंडक्टर। और उसकी जो बाउंड्री है वो क्या होती है, एक ऐसे इंटरफेस की बनी होती है जो कि क्या होता है, परफेक्ट कंडक्टर होता है। परफेक्ट कंडक्टर से मुराद है वहाँ पे उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इनफिनाइट होती है। ठीक है, assume that plane wave traveling along z direction is incident normally on the surface of a perfect conductor at z is equal to 0। तो फर्ज कर लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एक प्लेन वेव है जो कि ट्रैवल कर रही है z डायरेक्शन के अंदर, उसको नॉर्मली इंसिडेंट करवाया जाता है किसी भी परफेक्ट कंडक्टर की सरफेस के ऊपर। कब, जब हमारे पास z की वैल्यू क्या हो, 0। द ईएम वेव इज अ कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो कम्बिनेशन होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, सो आगे देखते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखें इसको, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट वेव इज। अब इंसिडेंट वेव का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास ये होता है। ठीक है, यानी कि लिखा ई आई इज इक्वल टू ई आई ओ ई रेज टू द पावर जे इंटू के आई जी माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो ई आई ओ है ये क्या एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट वेव ई वेव का। ठीक है, और इस आगे देखें द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। जो रिफ्लेक्टेड वेव के लिहाज से जो उसका एक्सप्रेशन होगा वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और इसमें ये जो ई आर ओ है ये क्या है, एम्पलीट्यूड है रिफ्लेक्टेड ई वेव का। और यहाँ पे जो के आर जी है वो क्या है, उसको नेगेटिव लिया जाता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो इसकी रिफ्लेक्टेड ई वेव की वो क्या होती है, रिवर्स होती है जब उसको हम देखते हैं इंसिडेंट ई वेव के लिहाज से। ठीक है, तो उसके बाद बाउंड्री कंडीशन की अगर हम बात करें तो द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूस अक्रॉस द बाउंड्री एट z इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंटिन्यूस होगा कहाँ पे, एट द बाउंड्री जहाँ पे z की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 विद इन कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होती है। इट रिक्वायर्स रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस ई आई प्लस ई आर मस्ट बी 0 एट z इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि ई आई और ई आर की, तो वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास 0 होनी चाहिए। तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आगे ई आई की वैल्यू, ये आगे हमारे पास ई आर की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे हमारे पास देखें क्या आ गया, ई आर ओ इज इक्वल टू माइनस ई आई ओ की इक्वल आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, it shows amplitude of incident and reflective electric field strengths are equal but with a phase reversal of 180 degree on reflection। ठीक है, सो आगे देखें द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन है। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास बराबर होगी ई ऑफ जी इज इक्वल टू ई आई प्लस ई आर के बराबर होगी। यहाँ पे इसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए अब जो है हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से देखें इसकी जो है वो ये वैल्यूज़ को पुट कर दी। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास है ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या इसमें है, क्या यहाँ पे हमारे पास जो ई अल्फ़ा प्लस जे ई बीटा है वो उसके बाद जो ये जो हमारे पास है नेक्स्ट इसका जो ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, और ये हमें बताता क्या है, यहाँ से देखें वेयर ई अल्फा एंड ई बेटा आर रियल एंड इमेजरी पार्ट्स ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ई अल्फा और ई बेटा क्या है, रियल और इमेजरी। ई अल्फा है वो रियल पार्ट है और जो ई बेटा है वो इमेजरी पार्ट है। कंपेयरिंग रियल पार्ट्स ऑन बोथ, जब दोनों साइड पर रियल पार्ट्स को कंपेयर करें तो हमारे पास रियल पार्ट इसका ये आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दिस रिलेशन शोज दैट इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव कंबाइन टुगेदर टू प्रोडक्ट अ स्टैंडिंग वेव। द वेरिएशन ई अल्फा इंटू जी टी इज शोन इन फिगर। ठीक है, तो उसकी जो है वो वेरिएशन को भी फिगर के अंदर यहाँ पे शो आउट किया गया है। ठीक है, तो उसको भी आप देख लेना। सो आगे देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी साइनोसॉइडली विद डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्लेक्टिव प्लेन ई अल्फा इज इक्वल टू
ठीक है। तो और दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, ई अल्फा इज इक्वल टू जीरो और ई अल्फा इज मैक्स मिनिमम इफ साइन के वाई जी इज इक्वल टू जीरो। इट इज़ पॉसिबल व्हेन, कब हमारे पास पॉसिबल, जब के आई जी किसके बराबर होगा, एन पाई के बराबर होगा। और यहाँ पे हमारे पास जेड है वो हमारे पास आ जाएगा एन लेमडा ओवर 2 के बराबर। यहाँ पे एन की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये होती हैं, और जेड की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये होती है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है इसमें, ई अल्फा जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास साइन किसके बराबर होगा, +-1 के बराबर होगा। ठीक है। सो इट इज़ पॉसिबल कब होगा, जब हमारे पास के आई जी बराबर होगा m+1/2 इंटू पाई के बराबर होगा। ठीक है। और यहाँ से देखिए हमारे पास जो वो जेड इस चीज़ के बराबर आ जाता है, और ये उनकी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है। सो ये हमें बताता है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव रेशियो ऑफ स्टैंडिंग ई वेव। ठीक है। तो इसकी जो रेशियो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव रेशियो कहते हैं किसी भी स्टैंडिंग ई वेव की। ठीक है। उसके बाद अब हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ से देखें, द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव इज, ठीक है, उसका जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ये होता है। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एच आई ओ क्या है, ये हमारे पास है एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट एच वेव का। द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, रिफ्लेक्टिव वेव की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर होगी, एच आर फॉर रिफ्लेक्टेड वेव इंटेंसिटी। ठीक है। और यहाँ पे एच आर ओ क्या है, एम्पलीट्यूड है रिफ्लेक्टिव एच वेव का। ठीक है। तो उसको देख लेना मजीद आगे इसकी देखते हैं बाउंड्री कंडीशन को। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। When E wave is incident normally on conducting surface at z is equal to 0, then H wave is incident parallel to the conducting surface at z is equal to 0. ठीक है। Thus H wave is reflected without reversal of phase at z is equal to 0. It gives, यहाँ से हमें क्या मिलता है, H I is equal to HR के ऊपर मिलता है। वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एच आई ओ बराबर आ जाएगा ई आर ओ के बराबर आ जाएगा। ठीक है। और इसको हम क्या नाम दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ये बताता है कि इट शोज एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट एच वेव एंड रिफ्लेक्टेड एच वेव आर इक्वल ऑन रिफ्लेक्शन। आगे देखें, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच इज गिवन है। जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास दी हुई, एच जी बराबर होगा एच आई प्लस एच आर के बराबर होगी। वैल्यूज पुट के इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है। ये क्या है, वेयर एच अल्फा एंड एच बीटा आर द रियल एंड इमेजरी पार्ट्स ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। अगर रियल पार्ट्स को कंपेयर कर लें तो उसमें हमें ये वाला उसका पार्ट मिल जाएगा। और ये बताता क्या है, दिस रिलेशन शोज दैट द इंसिडेंट एच वेव एंड रिफ्लेक्टेड एच वेव combine together to produce a standing wave. The variation h alpha zt is shown in, तो उसके लिहाज से इसकी जो वेरिएशन है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी वेरीज साइनोसॉइडली विद डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग प्लेन। ठीक है। और जो एच एल्फा है वो हमारे पास जीरो कब होगा या मिनिमम कब होगा, अगर हमारे पास कोज आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है। ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है। और जब जो एच एल्फा है वो हमारे पास मैक्सिमम कब होगा, जब के कॉज के आई जी की वैल्यू क्या होगी, +-1। अगर ये पॉसिबल कब होगा, जब हमारे पास कुछ ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है। और यहाँ पे ये जो रेशियो क्या कहलाती है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव रेशियो ऑफ स्टैंडिंग एच वेव। ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है। टॉपिक को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो बस इतना ही था स्टूडेंट्स पर आज का टॉपिक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट कंडक्टिंग सरफेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।